बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या डीआरपी। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं। बोर्ड गेम्स में बहुत ही मशहूर गेम है लूडो का, और इसमें क्या होता है कि एक डाइस जो है उसको थ्रो किया जाता है, और जो भी उस डाइस पे नंबर आता है उसके मुताबिक जो है उतने बॉक्सेस जो है वो उतने स्क्वायर्स मूव किया जाता है। तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स जो उस गेम में मूव किया जाता है अपनी बारी के ऊपर, वो एक वेरिएबल है, क्योंकि इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। कभी 1 मूव किया जाता है, कभी 2, कभी 3, और ये डिपेंड करता है कि डाइस के ऊपर उसको थ्रो करने से क्या नंबर उसके ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट है इस गेम में बॉक्सेस के ऊपर, ये एक वेरिएबल हुआ, और ये एक रैंडम वेरिएबल इसलिए हुआ क्योंकि हम डिफरेंट मूवमेंट्स जो हैं वो उस पर करते हैं, और ये डिपेंड करता है उस डाइस के ऊपर नंबर आने पे। तो इसलिए हम इस वेरिएबल को एक रैंडम वेरिएबल कहेंगे। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है ये डिस्क्रीट वेरिएबल भी है, वो इसलिए कि हमारी मूवमेंट्स जो हैं वो 1, 2, 3 होल नंबर्स में हमारी मूवमेंट्स होती हैं। हाफ्स में हम मूव नहीं करते, इन बिटवीन दीज होल नंबर वैल्यूज़ हम मूव नहीं करते। तो इस तरीके से ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है ये डिस्क्रीट भी है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अच्छा, अब हम इसको लिखते किस तरीके से हैं। देखें, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इसमें से किस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये बहुत इजी है, क्योंकि टोटल 6 फेसेस हैं और हर फेस पे एक नंबर लिखा हुआ है। तो सपोज़ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 6, दैट इज़ 1/6। इसी तरह से हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 1/6। अब इसमें जो कैपिटल X है ये हमारा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि जो द नंबर ऑफ स्क्वायर्स द मूवमेंट ऑन दिस गेम इज़ दिस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता है, तो 3 इसकी एक वैल्यू है। ये x इज इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, x इज इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, और x इज इक्वल्स टू 6 भी हो सकता है, और हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। इसको जनरल फॉर्म में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x लिखते हैं, और इसमें ये कैपिटल X जो है ये ओवरऑल उस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, और ये स्मॉल x जो है ये उसकी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे इस केस में ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ये इस स्मॉल x की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, और जो हमारा कैपिटल X है वो यहाँ पर हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, विच इज़ द मूवमेंट on the boxes of this board। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को और उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। So, example number 1, a fair coin is thrown 4 times. The random variable x is the number of heads obtained. Tabulate the probability distribution of x। एक कॉइन को 4 टाइम्स जब हम थ्रो करते हैं, तो उस पे जितने हेड्स आते हैं, उस जो रैंडम वेरिएबल x है वो नंबर ऑफ़ हेड्स ऑब्टेन्ड है हमारे पास। अब हमने देखना ये है कि नंबर ऑफ़ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 टाइम्स हम हेड को थ्रो करते हैं तो वो
प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हमने टेबुलेट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। सैम्पल स्पेस मीन्स के टोटल इसके आउटकम्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेल 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 एंड टेल। चारों दफ़ा टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है कि 4 टाइम्स हेड आ जाए। तो दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं। आउट ऑफ 16 आउटकम्स हमारे दो आउटकम्स ये हैं जिसमें या तो चारों पे टेल आ जाए या चारों पे हेड आ जाए। नेक्स्ट ये हो सकता है कि एक टेल और 3 हेड हों, लेकिन इसकी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो ये कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेल था और बाकी हेड्स थे। अब फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल और फिर दोनों हेड्स। फर्स्ट 2 हेड्स, थर्ड टेल एंड फोर्थ इज हेड। फर्स्ट 3 हेड्स एंड द फोर्थ इज टेल। इस तरह से ये 4 आउटकम्स ये वाले हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि 2 दफ़ा टेल आए, फर्स्ट 2 टेल्स एंड द second 2 heads, first 2 heads and the second 2 are tails. Head tail head tail, tail head tail head, tail head head tail, head tail tail head। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनमें 2 हेड्स और 2 टेल्स हैं, तो ये टोटल 6 आउटकम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें फर्स्ट 3 टेल्स हैं और फोर्थ वन इज हेड। टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल टेल। तो इन 4 आउटकम्स में 3 टेल्स हैं और 1 हेड है। तो क्योंकि हमारा जो रैंडम वेरिएबल x था वो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल x, और इसकी जो वैल्यूज़ हो सकती हैं वो 0 1 2 3 और 4 हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि या तो कोई भी हेड नहीं होगा, या एक हेड आएगा, या 2 हेड्स होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू X, तो स्मॉल x विल टेक दीज वैल्यूज। तो बारी बारी हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दिस कैपिटल X इज the random variable x which is the total number of heads obtained। ठीक है, तो probability of x is equals to 0 is 1 over 16। why probability of x is equals to 0 is 1 over 16? वो इसलिए कि जब हेड है ही नहीं कोई तो वो एक ही आउटकम है जिसमें चारों दफ़ा टेल आया है, तो इसमें कोई हेड नहीं है, तो ये इन 16 आउटकम्स में से एक आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 1 over 16। फिर एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप देखिए एक हेड जो है वो इस लास्ट वन, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, तो टोटल 4 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 16 जिसमें एक हेड आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4 over 16 हो गई। 2 हेड्स वाले जो हैं वो आप ये देख लें, 1 2 3 4 5 6, ये सामने उसके टोटल नंबर्स का लिखा हुआ है। तो जिसमें 2 हेड्स आ रहे हैं वो टोटल 6 आउटकम्स हैं, तो 6 आउट ऑफ टोटल 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसमें 3 हेड्स आते हैं, इससे 4 आउटकम्स हैं, तो 4 over 16, और जिसमें 4 हेड्स आते हैं ये एक ही आउटकम है, तो 1 over 16। तो दिस इज़ the probability distribution table for this example. Next example number 2. 2 fair dice are thrown simultaneously. The random variable D is the difference between the smaller and the larger score, or 0 if they are same. Tabulate the probability distribution of D. दो फिर डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाता है और उसमें से ये देखा जाएगा कि दोनों पे क्या स्कोर्स आए हैं, और फिर उनका डिफरेंस जो है वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो उनका डिफरेंस जो है उसको हम फाइनल स्कोर के तौर पर लेंगे। तो अगर 2 डिफरेंट नंबर्स आएंगे दोनों पे तो उनका डिफरेंस लिया जाएगा, और अगर दोनों पे सेम आएंगे तो उनका डिफरेंस जो है वो 0 होगा और वो 0 ही लिया जाएगा। तो अब हम इसका पहले पॉसिबिलिटी डायग्राम देखते हैं। पॉसिबिलिटी डायग्राम
कैसे बनता है, इसमें हम एक डाइस जो है उसके ऊपर जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 उसको यूँ हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं और दूसरे को यूँ वर्टिकली ले लेते हैं, और ये नेगेटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इनका डिफरेंस लेंगे। तो इसके ऊपर टोटल जो आउटकम्स बनते हैं वो 36 आउटकम्स बनते हैं। जैसे फर्स्ट डाइस पे 1 आया, सेकंड पे भी 1 आया, तो ये हो गया 1 1, और इनका डिफरेंस हो गया 0। 1 2 इनका डिफरेंस है 1, 1 3 इसका डिफरेंस 2, 1 4 इसका डिफरेंस 3, 1 5 डिफरेंस 4, 1 6 और इसका डिफरेंस 5। सिमिलरली 2 1 difference is 1, 2 2 difference is 0, 2 3 difference is 1, 2 4 difference is 2 and so on। तो इस तरह से हम इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें हमने क्या किया है कि जो दो डाइस हमने थ्रो किए थे उन पे जो भी स्कोर्स आए हैं उनका डिफरेंस फाइंड करके उसको इस टेबल में हमने फिल कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा। तो ये पॉसिबिलिटी डायग्राम हमने वापस यहाँ पे बना लिया है। तो इसमें डिफरेंस d इज़ स्मॉलर d इज़ द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस एंड कैपिटल D इज़ द वेरिएबल ऑफ डिफरेंस ऑफ द स्कोर ऑन द टू डाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 जो है वो डिफरेंस आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि टोटल कितने ज़ीरो हैं। तो वो हैं 1 2 3 4 5 और 6 ज़ीरोज़ हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36 बन गई। उसके बाद 1 आने की, डिफरेंस 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 10/36 हो गई। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की प्रोबेबिलिटी 8/36। 3 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 3 की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, तो 3 की प्रोबेबिलिटी 6/36। 4 की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, तो 4 की प्रोबेबिलिटी 4/36, और 5 की प्रोबेबिलिटी 1 और 2, तो 5 की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36। एग्जाम्पल नंबर 3, a bag contains 6 red and 3 green counters. 2 counters are drawn from the bag without replacement. Tabulate the probability distribution of the number of green counters obtained and find expectation and find the variance. इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 रेड काउंटर्स हैं और 3 ग्रीन काउंटर्स हैं। इस तरह से टोटल ये 9 काउंटर्स हैं। इनमें से 2 काउंटर्स जो हैं उनको हमने ड्रॉ करना है बारी बारी। फर्स्ट टाइम एक काउंटर ड्रॉ करेंगे और उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, वापस नहीं रखेंगे। तो जब एक काउंटर हमने ड्रॉ किया उसको साइड पे रख दिया, तो सेकंड टाइम जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे तो हमारे पास एक काउंटर कम होगा। तो फर्स्ट टाइम ड्रॉ पे 9 काउंटर्स होंगे, लेकिन सेकंड टाइम जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास टोटल 8 काउंटर्स होंगे। तो इस तरह से जब हम सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इसमें यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट हम ड्रॉ करते हैं सेकंड ड्रॉ, तो उसमें प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ काउंटर्स जो होगा वो भी चेंज हो गया होगा अकॉर्डिंग टू कलर, और टोटल काउंटर्स जो हैं वो भी उनमें भी एक कम हो गया होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि इसमें हमारा जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो क्या है। तो वो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि टेबुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन काउंटर्स ऑब्टेन। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन काउंटर्स ऑब्टेन ये हमारा रैंडम वेरिएबल है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है कि कितने ग्रीन काउंटर्स जो हैं वो हमें उसमें से मिले हैं। तो यहाँ नीचे देखिए हमने इस टेबल्स बनाया है। अगर हम टोटल 2 काउंटर्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें ग्रीन जो है वो या तो कोई भी नहीं होगा, तो हमने लिख दिया कि 0।
या उनमें से एक ग्रीन होगा तो उसके लिए 1 लिख दिया, या दोनों ग्रीन होंगे तो उसके लिए 2 लिख दिया। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो कोई भी ग्रीन ना आए, या एक ग्रीन हो, या 2 ग्रीन हो। और ये स्मॉल x जो है जिसको ग्रीन कलर में दिया है, ये इनकाउंटर्स, ये नंबर ऑफ ग्रीन काउंटर, ये उसकी वैल्यूज़ हैं। तो ये जो कैपिटल X है ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसमें इसका सैम्पल स्पेस देखते हैं। तो सैम्पल स्पेस में या तो दोनों रेड आएंगे, या दोनों ग्रीन होंगे, या फर्स्ट रेड और सेकंड ग्रीन होगा, या फर्स्ट ग्रीन और सेकंड रेड होगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल 6 रेड काउंटर्स थे हमारे पास और टोटल 9 थे। तो फर्स्ट टाइम ड्रॉ पे रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6/9 है। लेकिन जो सेकंड टाइम रेड निकलेगा तो उसमें एक रेड क्योंकि पहले फर्स्ट ड्रॉ पे निकल गया, तो अब वो रेड जो हैं वो 5 रह गए हैं और टोटल 9 में से 8 रह गए हैं काउंटर्स। तो सेकंड टाइम रेड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 30/72 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो फर्स्ट टाइम टोटल 3 ग्रीन काउंटर्स हैं हमारे पास और टोटल 9 काउंटर्स हैं ओवरऑल। तो फर्स्ट टाइम ग्रीन काउंटर ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है 3/9। लेकिन जब हम सेकेंड टाइम ग्रीन काउंटर ड्रॉ कर रहे होंगे तो उसमें अब एक ग्रीन काउंटर कम हो चुका है, अब वो 3 की बजाय 2 रह गए हैं और टोटल 9 की बजाय 8 काउंटर्स बाकी हैं। तो अगर सेकेंड टाइम ग्रीन काउंटर निकलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/8। इनका प्रोडक्ट करने से हमें 6/72 मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 6/72। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अगर फर्स्ट टाइम रेड निकलता है तो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी है 6/9, क्योंकि टोटल 6 रेड काउंटर्स हैं और ओवरऑल टोटल जो है वो 9 है। लेकिन सेकेंड टाइम पे सेकेंड ड्रॉ पे ग्रीन काउंटर की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। 3/8 इसलिए कि टोटल 9 में से एक कम हो गया है, वो 8 रह गए हैं। और फर्स्ट टाइम क्योंकि रेड निकला है, ग्रीन 3 के 3 मौजूद हैं अभी, इसलिए 3/8 जो है वो सेकेंड ड्रॉ पे ग्रीन काउंटर की प्रोबेबिलिटी बनी और इनका प्रोडक्ट जो है वो 18/72 बना। अगर फर्स्ट काउंटर ग्रीन और सेकेंड रेड निकले उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम टोटल 3 ग्रीन काउंटर्स हैं ओवरऑल 9 काउंटर्स में से, तो 3/9 इसकी प्रोबेबिलिटी बनी। सेकेंड ड्रॉ के ऊपर रेड की प्रोबेबिलिटी 6/8 होगी, टोटल 9 में से एक कम हो गया 8 हो गया। लेकिन रेड काउंटर्स क्योंकि फर्स्ट टाइम ग्रीन निकला था तो रेड काउंटर 6 मौजूद हैं अभी, तो सेकेंड ड्रॉ पे रेड की प्रोबेबिलिटी 6/8, इनका प्रोडक्ट जो है वो 18/72 बन जाता है। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फिल कर लेते हैं। तो 0, 1, 2 ये ग्रीन काउंटर्स के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो 0 ग्रीन काउंटर का मतलब है नो ग्रीन काउंटर, इट मीन्स कि दोनों रेड काउंटर्स आए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30/72। तो ग्रीन काउंटर के 0 आने की प्रोबेबिलिटी 30/72 होगी। 1 ग्रीन काउंटर की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है हमारे पास 1 ग्रीन के लिए, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन, या फर्स्ट ग्रीन और सेकंड रेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 18/72, 18/72 ये वाली, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36/72। 2 ग्रीन काउंटर्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ हमने फाइंड की हुई है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन विच इज़ 6/72। तो 2 ग्रीन काउंटर्स की प्रोबेबिलिटी 6/72 होगी। तो इस तरीके से हमारा ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट होगा। और अब हम फाइंड करते हैं इनका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स पी। सिग्मा मीन्स सम, x is all these values that a random variable will take,
and P is their probability. So X is this and P is this. And these values are the values of probability and these are the values of random variable. So XP means the product of these. So 0 into 30 over 32 plus for the sigma, because we have to add these, 1 into 36 over 72 plus 2 into 6 over 72. तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने से क्या होगा, सिग्मा एक्स भी आ जाएगा. 0, 36 ओवर 72, 12 ओवर 72, इनको ऐड करने से 2 over 3 या 0.67, ये हमारी एक्सपेक्टेशन आ गई इसकी, या हमारा मीन आ गया इस रैंडम वेरिएबल का. इसके बाद है वेरिएंस. तो वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर. सिग्मा एक्स स्क्वायर पी में डिफरेंस ये होगा कि हम एक्स की वैल्यूज़ को स्क्वायर करके फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सपेक्टेशन जो कि यहाँ हमारे पास आया है इसका स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी करते हैं, तो 0 स्क्वायर इज़ 0 इंटू 30 ओवर 72 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 36 ओवर 72 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 6 ओवर 72 माइनस एक्सपेक्टेशन जो था 2 over 3 था, उसका स्क्वायर करके माइनस किया, इसको कैलकुलेट कर किया, तो हमें ये फाइनली 7 over 18 या 0.39 मिल गई वैल्यू, विच इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएंस. अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो हम इस वैल्यू को स्क्वायर रूट कर लें, हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, और इसमें है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल y इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल वेयर c इज़ अ कांस्टेंट. अब इसमें रैंडम वेरिएबल जो है उसको y सपोज किया गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू y इज़ गिवन. y की वैल्यूज़ हैं की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 और 5. 1 की प्रोबेबिलिटी c है, 2 की 3c, 3 की c स्क्वायर, 4 की c स्क्वायर, 5 की 15 over 32. Prove that there is only one value of c and state this value. तो एक चीज़ जो इसमें सबसे पहले समझने की है वो ये कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है. अगर हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो वो 1 आएगा. हम इनको ऐड कर देते हैं, c प्लस 3c प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 15 over 32 इज इक्वल्स टू 1. इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2c स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 15 over 32 विच विल बिकम 17 over 32. फिर 32 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 17 को यहाँ रख के माइनस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. सो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें c की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, एक 1 over 8, एक माइनस 17 over 8. इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. तो c की हमें एक ही वैल्यू मिली जो कि हमें प्रूव करना था कि गिवन दैट दिस प्रूव दैट देयर इज़ ओनली वन वैल्यू ऑफ c एंड स्टेट दिस वैल्यू. और हमें c की वो एक वैल्यू मिल गई, और ये भी पता चल गया कि c की एक ही वैल्यू है, दो वैल्यूज़ नहीं है.